दोस्तों, इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस के यूनिट 4 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारी यूनिट 4 का नाम है जैव विविधता और ये हमारी यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो ये आज जो हम करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट है, बाकी पार्ट्स भी आपको आगे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारे EVS के 3 यूनिट्स जो है वो करा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट। तो जो आज हम इसमें आप हेडिंग से ही पढ़ पा रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है जैव विविधता। तो सबसे पहले हम जैव विविधता को शब्द के मतलब को ही समझते हैं क्या होता है। तो जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। जैव का मतलब होता है सजीव यानी कि जीवित, और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता यानी कि वैरायटी। तो इसका मतलब होता है जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में वैरायटी, यानी कि वो जीव कोई भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े, कोई भी हो सकते हैं, हम इंसान व कोई भी हो सकता है। तो जीवों में वैरायटी, तो जैसे कि पेड़ पौधों की अलग अलग किस्में होती है, अलग अलग वैरायटी होती है, उनकी मात्रा यानी कि उनका नंबर कितना है। जैसे कि साल के पेड़ होते हैं, शीशम के पेड़ होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से जैसे कि अब हम डॉग्स की ब्रीड की बात करते हैं तो उनकी वैरायटी, जैसे कुत्तों में भी अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग किस्में होती है, कोई किसी ब्रीड का होता है, कोई किसी का। तो इसी को कहते हैं, जीवों में वैरायटी को बोलते हैं जैव विविधता। चलिए अब इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी यानी कि जितने भी मतलब जीवधारी में कोई भी आते हैं फ्रेंड्स, हम इंसान भी आते हैं, कुत्ते, भेड़, बकरी सब आते हैं इसके अंदर। और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, और जीव जंतु जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर वगैरह, इन सब में पाई जाने वाली भिन्नता यानी कि वैरायटी जो होती है, इसी को जैव विविधता कहते हैं। यही जैव विविधता कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स सिंपल शब्दों में, हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जीव हैं और उन सब की जो वैरायटी है, उन सब के अंदर जो वैरायटी है, उसी को जैव विविधता बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसी पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भिन्नता होती है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। तो पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम फ्रेंड्स। तो ये इकोसिस्टम मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर बता चुकी हूँ कि इकोसिस्टम क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, वो इंसान, कुत्ते, भेड़, बकरी, चाहे बिल्डिंग हो, हवा, पानी, पहाड़, सब कुछ हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जो भी है, वो सब हमारा एक इकोसिस्टम, और उसको हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। तो किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भिन्नता यानी कि कितनी वैरायटी होती है, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जैव विविधता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर फ्रेंड्स बहुत अलग अलग प्रकार की जैव विविधता है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, वो भी होते हैं। तो इन सब के अनेक प्रजातियां एक साथ रहती हैं। प्रजातियां फ्रेंड्स वो होती हैं स्पीशीज। तो प्रजातियों के अंदर जैसे कि अभी आप एक इंसानों की प्रजाति का एग्जाम्पल लो, तो हम इंसानों की एक प्रजाति है, यानी कि जिसमें सब लोग एक जैसे हो। तो हम इंसान जो है सब एक जैसे हैं, तो हमारी एक प्रजाति बन गई। कुत्तों की अलग प्रजाति होती है, क्यों? क्योंकि उसमें उस प्रजाति में सिर्फ और सिर्फ सब कुत्ते ही आते हैं, डॉग्स आते हैं। बिल्लियों की अलग प्रजाति हो गई, है ना। और किसी पेड़ की आप ले लो, गुलाब के फूलों का जो पौधा होता है उसकी एक अलग प्रजाति हो गई। तो मतलब स्पीशीज का मतलब होता है जिसमें एक जैसे लोग रहते हैं और वो आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकें। जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं,
हमारी एक स्पीशीज़ है, ठीक है, हम ह्यूमंस जो है वो एक स्पीशीज़ है और हम आपस में रिप्रोडक्शन भी कर पाते हैं। कुत्ते होते हैं, कुत्ते भी एक स्पीशीज़ हो गई, इसमें सारे कुत्ते होते हैं, वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको प्रजातियाँ समझ आ गया होगा। प्रजाति का मतलब क्या होता है? प्रजाति के अंदर सब एक ही तरीके के जीव रहते हैं और वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि प्रजनन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इनकी अनुमानित संख्या लगभग 70 से 80 लाख से 4 से 5 करोड़ तक है। तो ये जितनी भी प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, इनकी संख्या लगभग 70 से 80 लाख से 4 से 5 करोड़ तक है। हर साल लगभग 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हर साल कम से भी कम 15,000 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो आज भी इसी काम में लगे हुए हैं। वो उन्हें नई नई जो भी चीज़ें दिखती है वो उसकी खोज करने लग जाते हैं उसके बारे में, और उसे ये देखने लग जाते हैं कि ये नई है या फिर कोई पुरानी में कुछ फ़र्क आया है। तो मतलब कि हर साल 15,000 जो नई प्रजातियां हैं वो खोजी जाती है साइंटिस्ट द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साधारण शब्दों में जैव विविधता का मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, पौधे, वनस्पतियां, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनके प्रकार यानी कि वैरायटी से संबंधित है। तो अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बोलूं कि जैव विविधता का मतलब क्या है, तो जैव विविधता का मतलब है किसी भी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, कोई भी एक जगह ले लो, उसके अंदर पाए जाने वाले कितने जीव, पौधे, पेड़ पौधे, ये सब वनस्पतियों में ही आ जाते हैं, प्राणी और सूक्ष्म जीव जो है उनकी संख्या कितनी है और उनकी कितनी वैरायटी है। तो इन ये जो जैव विविधता है वो इनकी संख्या और वैरायटी से ही संबंधित है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में E.A. नॉर्स एवं I.E. मैकमेनस द्वारा किया गया। तो जैव विविधता का जो शब्द है फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1980 के अंदर E.A. नॉर्स और I.E. मैकमेनस ने किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 1990 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की एक मानक यानी कि स्टैंडर्ड परिभाषा अपनाई गई। तो 1990 के अंदर 1990 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, और जो कि कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और वो जो है उसके अंदर एक जैव विविधता की एक बहुत स्टैंडर्ड सी परिभाषा अपनाई गई थी फ्रेंड्स। विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है जिसे हॉटस्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारी पूरे दुनिया के अंदर कई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, यानी कि जैसे कि आप सोचो आपका एक इलाका है, आप वहाँ पे अब कभी रिसर्च करने निकलो, अपनी पूरी गली का ही एक रिसर्च ले लो कि उसमें कितने तरीके के जीव जंतु हैं, कितने तरीके के पेड़ हैं, इन सब का एक डाटा बनाओ। तो जैसे कि आप सबसे पहले तो क्या देखोगे, पेड़ पौधों को ही देख लो। आप अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे देखेंगे अपनी उस जगह पे। फिर आप जो जानवर देखोगे उनमें भी वैरायटी दिखेगी, ठीक है। फिर हम इंसानों में भी, मतलब हम इंसान भी एक वैरायटी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब एक डाटा बनाओगे तो आप हर एक गली का अलग अलग डाटा बना लो, तो उसमें कोई ना कोई गली तो ऐसे निकलेगी ना फ्रेंड्स जिसके अंदर जो मतलब प्रजातियां हैं वो ज़्यादा है। क्या पता उसमें किसी गली में पेड़ों की जो वैरायटी है वो ज़्यादा हो, पेड़ पौधों की, क्या पता किसी के अंदर मतलब जानवरों की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा हो। तो जिस भी जगह पर प्रजातियों की आबादी जो होती है, मतलब अत्यधिक संख्या होती है, उन्हें हॉटस्पॉट या फिर मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दुनिया के लगभग 60% पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हमारी दुनिया के अंदर लगभग जो 60% यानी 60% पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी जो हैं वो मैक्सिमम इन्हीं हॉटस्पॉट या फिर मेगा डाइवर्सिटी इलाकों में मिलते हैं। जैव विविधता को 3 स्तरों यानी कि लेवल्स में बांटा जा सकता है। तो अब देखते हैं वो 3 स्तर कौन से हैं। पहला है जनिनिक या फिर आनुवांशिक विविधता, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। सेकंड है प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एंड थर्ड है हमारा पारितंत्रीय विविधता, इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों लेवल्स को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है हमारा जनिनिक या फिर आनुवंशिक विविधता। तो जनिनिक या फिर आनुवंशिक विविधता का मतलब किसी एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में अंतर से है,
यानी कि जेनेटिक या फिर आनुवांशिक विविधता जो है, इसका मतलब होता है जैसे कोई एक प्रजाति है, जैसे कि हम इंसान जो है हमारी एक प्रजाति है, तो हमारी प्रजाति के अंदर जो जीव हैं उनके जीन में क्या अंतर है। अब फ्रेंड्स आपको पता है हम इंसान जो होते हैं हमारे अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या होते हैं, जीन्स एक वो इकाई होती है जिसके द्वारा हमारे माता पिता के जो गुण होते हैं वो उनके बच्चों के अंदर जाते हैं, यानी कि माता पिता के गुण उनके बच्चों के अंदर जीन की द्वारा जाते हैं। और तो जीन के अंदर जो अंतर होता है उसकी वजह से उनके बच्चों के अंदर अंतर होता है। यानी कि ऐसा तो है नहीं फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, आप डिट्टो उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो। आपके अंदर थोड़ा फर्क है, ठीक है, आपके गुणों में फर्क है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके गुण कुछ और हैं, आपके कुछ और हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से हैं, आप तो उन्हीं के बच्चे हो, आपको तो बिल्कुल उनके जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जो इंसान होते हैं या फिर कोई भी जो प्रजाति होती है उनके अंदर जो जीन होते हैं उनके अंदर अंतर होता है, और उस जीन के अंतर की वजह से ही उन बच्चों में अंतर आता है कि वो अपने माँ बाप से थोड़े अलग होते हैं। तो जेनेटिक या फिर आनुवांशिक विविधता का मतलब यही होता है, किसी भी एक प्रजाति के जो जीव होते हैं उनके जीन के अंदर अंतर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। पौधे, पशु या दूसरे प्राणियों की किसी प्रजाति का हर सदस्य अपनी जेनेटिक संरचना या फिर बनावट में दूसरे सदस्यों से अलग होता है। तो क्या होता है, आप एग्जाम्पल लो, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पशु है या फिर कोई भी दूसरे प्राणी हैं, आप अपने आप को एग्जाम्पल में ले लो, ठीक है। तो हम जैसे कोई भी हमारी एक प्रजाति है, हम जो है कोई भी दूसरा एक मेंबर उससे मतलब हम किसी दूसरे से बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। हमारी जो बनावट है उसमें फ़र्क है, यानी कि हर सदस्य एक दूसरे से अलग है। आप अपनी प्रजाति की बात करने चलते हैं तो आप देखते हैं हर मनुष्य, हर इंसान किसी न किसी से अलग है, कोई भी बिल्कुल सेम नहीं है। तो जो ये है मतलब इसीलिए बताया गया है कि पौधे, पशु या फिर दूसरे प्राणी जो होते हैं वो किसी प्रजाति का हर सदस्य जो होता है वो अपनी जेनेटिक संरचना या फिर बनावट में दूसरे सदस्यों से अलग होता है, वो सेम नहीं होता है, क्योंकि सबकी जो जीन जो होते हैं मतलब जीन में अंतर होता है। उदाहरण के लिए हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से बहुत से तरीकों से अलग होता है। अभी मैंने बताया आपको, कोई भी जीव बिल्कुल दूसरे जैसा नहीं हो सकता, सब में फ़र्क होता है, कोई ना कोई फ़र्क होता है। और ये जो हमारे अंदर फ़र्क आता है ये जीन की वजह से फ़र्क आता है। अगर हमारी जीन के अंदर अंतर होगा तो हमारे अंदर भी अंतर होगा। अगर आप सोचो जो जीन्स आपके माता पिता के अंदर थे, अगर वो बिना किसी फ़र्क के, उनमें बिल्कुल भी अंतर ना आए, वो बिना किसी अंतर के आपके अंदर आ जाएं, तो आप बिल्कुल अपने माता पिता जैसे दिखोगे, उन्हीं के जैसी हरकतें करोगे, उन्हीं के जैसे गुण आपके अंदर आएंगे। लेकिन हमारे माता पिता के जो जीन्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसा अंतर आता है और फिर वो जीन्स हमारे अंदर आते हैं जिसकी वजह से हमारे गुणों में भी अंतर आ जाता है, और इसी को जेनेटिक आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक जैव विविधता जीन या फिर गुणसूत्रों की विविधता है। अभी मैंने आपको बताया था, तो आनुवांशिक जैव विविधता जो है ये जीन या फिर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स की विविधता है, जो किसी प्रजाति के भीतर आनुवांशिकता की सूक्ष्म इकाई है। एक जाति में कुल आनुवांशिक विविधता जीन कोश यानी कि जीन पूल कहलाती है। तो एक जाति के अंदर जितनी भी आनुवांशिक विविधता आई है उसको जीन कोश या फिर इंग्लिश में जीन पूल कहते हैं। आनुवांशिक विविधता बढ़े इसके लिए ज़रूरी है कि प्रजनन करने वालों की संख्या अच्छी हो। तो आनुवांशिक विविधता बढ़ाने के लिए हमें प्रजनन करने वालों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो आनुवांशिक विविधता जो है फ्रेंड्स वो भी बढ़ेगी। तो अगर इनकी संख्या कम होगी तो इससे आनुवांशिक विविधता कम होती है और प्रजातियां पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स अभी एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आनुवांशिक विविधता ठीक है, हमें समझ आ गया कि ये जीन के अंदर अंतर होने से होती है आनुवांशिक विविधता, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है, ऐसा होता क्यों है? तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि कई बार बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, मतलब समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण के साथ बदलना भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार कोई कोई गुण ऐसे होते हैं जो बढ़ते पर्यावरण को सहन मतलब पर्यावरण में जो बदलाव होते जा रहे हैं उनको सहन नहीं कर पाते, और जो जीव होती है या फिर जो प्रजाति होती है उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है। तो अपने आप को
पर्यावरण के साथ अनुकूल बनाने के लिए प्रजातियों के अंदर ये आनुवांशिक विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा प्रजातीय विविधता। तो अभी हमने पहले जननिक विविधता पढ़ा था, अब हम प्रजातीय विविधता पढ़ेंगे। तो प्रजातीय विविधता से मतलब किसी पारिस्थितिक तंत्र के पशु, पक्षी, वृक्ष, जीव जंतु और समुदायों के प्रजातियों में अंतर से है। तो प्रजातीय विविधता का क्या मतलब है फ्रेंड्स? तो प्रजातीय विविधता का मतलब है किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर जो भी पशु, पक्षी, जीव जंतु रहते हैं उनके समुदाय में उनकी प्रजातियों में अंतर, यानी कि वृक्ष की कितनी सारी प्रजातियां हैं, है ना, पेड़ पौधों की प्रजातियां, पशु की प्रजातियां। वैसे कहने को तो पेड़ पौधे होते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, कोई किसी किस्म का होता है, कोई किसी किस्म का होता है। तो उसी प्रजातीय अंतर को प्रजातीय विविधता कहते हैं। प्रजातीय विविधता की दृष्टि से कुछ क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो जो प्रजातीय विविधता के नज़रिए से कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो ज़्यादा समृद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है किसी चीज़ की और किसी जगह पे बहुत कम प्रजाति पाई जाती है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, आप सोचो ये कोई दो इलाके हैं, एक इलाका ये है, एक इलाका ये है। यहाँ पर तो जो है 100 किस्में हैं, यानी 100 प्रजातियाँ पेड़ पौधों की, और यहाँ पे 50 है, या फिर आप 60 ले लो। तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रजाति है, तो इसका मतलब कि ये जो जगह है ये ज़्यादा समृद्ध है इसके मुताबिक। ओके, तो प्रजातियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी विविधता भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे प्रजातियों की संख्या बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनके अंदर विविधता भी बढ़ती रहती है। पर्यावरण में बदलाव होने से प्रजातियों में भी परिवर्तन होता है और इससे विविधता बढ़ती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे पर्यावरण में जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से प्रजातियों में भी बदलाव होता है और इससे विविधता बढ़ती है। यानी पर्यावरण के साथ अगर प्रजातियों में भी बदलाव हो तो इससे जो विविधता होती है वो ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि फिर नई नई प्रजातियां जन्म लेती हैं। ये विविधता प्राकृतिक और खेतीहर दोनों तरह के पारितंत्र में देखी जाती है। तो ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि कैसे जो प्रजातीय विविधता होती है ये प्राकृतिक और खेतीहर दोनों तरह के पारितंत्र में देखी जा सकती है। तो उदाहरण के तौर पे औद्योगिक या फिर निजी उपयोग के लिए लगाए गए आम के बागानों की अपेक्षा प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वनों में प्रजातियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो क्या होता है, जैसे कि आपने औद्योगिक या फिर निजी उद्योग से कोई एक आम का बागान लगा लिया, तो आप क्या करोगे, वो आपकी जितनी भी ज़मीन है आप उसके अंदर सारे आम के पेड़ लगा दोगे। ठीक है, अब उसके अंदर ठीक है, मैंने माना आपने अलग अलग वैरायटी के आम के पेड़ लगा दिए, आपने चलो 10 वैरायटी के आम के पेड़ लगा दिए, अपनी उस पूरी जगह पर आप खेती कर रहे हैं। लेकिन वहीं उसी के मुताबिक कोई जंगल है और उसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे अलग अलग वैरायटी है, उसके अंदर अलग अलग वैरायटी के आम के पेड़ भी हैं, अलग अलग फलों के पेड़ हैं और फूलों के पेड़ हैं। तो आप बताओ ज़्यादा जो प्रजातीय विविधता है वो कहाँ है? तो जो ज़्यादा प्रजातीय विविधता है वो प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वनों में है। तो इसमें क्या बोला है कि औद्योगिक या फिर निजी उपयोग के लिए जो भी आम के बागान लगाए जाते हैं उनके मुताबिक अपेक्षा यानी मुताबिक प्राकृतिक उष्णकटिबंधीयों में प्रजातियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थर्ड जो है वो है हमारा पारितंत्रीय विविधता। क्या है हमारा पारितंत्रीय विविधता? तो एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों में एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता पारितंत्र या फिर सामुदायिक विविधता कहलाती है। तो आप देख रहे हो कोई एक समुदाय है, कोई एक जगह है मतलब, और उसमें जितने भी जीव जंतु रहते हैं और वनस्पति रहते हैं। अच्छा सोचो, ये एक जगह है, ये दूसरा समुदाय है, ये पहला समुदाय, ये दूसरा समुदाय। इसके अंदर जितने भी जीव जंतु है वनस्पति हैं और इसमें भी जीव जंतु और वनस्पति हैं। इन दोनों के बीच में, उन समुदाय के बीच में जो अंतर होगा, जो विविधता होगी, उसी को ही पारितंत्र या फिर सामुदायिक विविधता कहते हैं। तो एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता पारितंत्र या फिर सामुदायिक विविधता कहलाती है। तो आप सोचो दो समुदाय हैं और इसके अंदर भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, और इसके अंदर भी पेड़ पौधे जानवर हैं, लेकिन इन दोनों में जो विविधता पाई जाती है, जो अंतर पाया जाता है, उसी को पारितंत्रीय विविधता कहते हैं।
पृथ्वी पर पारितंत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर पारितंत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है। विश्व भर में विभिन्न प्रकार के आवास स्थल पाए जाते हैं, यानी दुनिया भर में अलग अलग तरीके के आवास स्थल है, यानी कि रहने की जगहें हैं, जैसे कि घास के मैदान, पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील, मरुस्थल क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन आदि। तो प्रत्येक आवास की पर्यावरणीय दशाएं जो होती है उनमें भी अंतर होता है, और उनके साथ साथ जीव जंतु के समुदाय और उनकी प्रजातियों में भी अंतर पाया जाता है। तो यानी कि हर जगह पे अपनी पर्यावरणीय स्थिति के हिसाब से अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं। सोचो फ्रेंड्स, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे पेंगुइन्स को छोड़ दो आप जाके कि वो जी पाएंगे, नहीं, वो मर जाएंगे। तो वहाँ पे उस तरीके के जीव जंतु रह सकते हैं, या फिर पेड़ पौधे उग सकते हैं जो गर्मी को सहन करते हैं। तो यानी कि अलग अलग आवास स्थल के हिसाब से अलग अलग जीव जंतु और वनस्पति के समुदाय जो है वो पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, और इसी को ही पारितंत्रीय विविधता कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है विराट विविधता वाले राष्ट्र के रूप में भारत। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत जैव विविधता से परिपूर्ण देश है। यानी कि हमारे भारत के अंदर जो जैव विविधता है, यानी कि जीवों के अंदर जो वैरायटी है वो भरी हुई है। भारत में मौजूद जैव विविधता के लिए करोड़ों वर्ष पूर्व महाद्वीपों के विघटन व निर्माण की प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत के अंदर जो जैव विविधता मौजूद है इसके लिए एक कारण उत्तरदायी है, और वो क्या है कि हमारे भारत में करोड़ों साल पहले महाद्वीपों का विघटन और निर्माण हुआ था, जिसकी जो प्रक्रिया थी वो जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है। ओके फ्रेंड्स, भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। तो दक्षिण एशिया जो हमारा, आपको पता है दक्षिण एशिया का ही एक हिस्सा है हमारा भारत देश, ठीक है। जैसे कि आप मैप में देखोगे तो एक बहुत बड़ा ये जगह है एशिया, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया की एक छोटी सी जगह है हमारा भारत देश। तो अब हमारे भारत देश जो है इसकी स्थिति इतनी सुदृढ़, इतनी अच्छी क्यों है? तो वो क्या कारण है? जैसे कि सोचो ये हमारा पूरा भारत है, ठीक है। तो क्या है, इसके उत्तर में जो है वो हिमालय यानी कि पर्वत वगैरह है, और इसके दक्षिण में जो है वो हिंद सागर है। नीचे जब आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे हिंद सागर है। इसके जब आप पूर्व में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और जब इसके पश्चिम में जाओगे आप देखोगे यहाँ पे अरब सागर है। तो इन सब की वजह से ही हमारे भारत की जो स्थिति है दक्षिण एशिया के अंदर वो एक बहुत ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। विश्व के विविधता वाले देशों की श्रेणी में भारत को भी शामिल किया गया है। दुनिया भर के ऐसे देश हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, सूक्ष्म जीवों की। तो उनके अंदर, उनकी श्रेणी के अंदर हमारा जो भारत देश है उसको भी शामिल किया गया है कि हाँ, हमारे भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10 देशों में व एशिया के उच्चतम 4 देशों में से एक है। तो अगर हम विविधता के नज़रिए से देखें तो दुनिया के 10 देशों में हमारा भारत आता है, यानी 10 में से एक स्थान जो है वो हमारे भारत का है, जिसके अंदर यानी दुनिया के ऐसे 10 देश हैं फ्रेंड्स जिनके अंदर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उनमें से एक हमारा भारत भी है। और एशिया जो हमारा द्वीप था उसके भी उच्चतम 4 देशों में से एक हमारा भारत है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। भारत में पशुओं व पौधों की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। तो हमारा जो इंडिया है फ्रेंड्स उसके अंदर काफ़ी सारी प्रजातियां तो ऐसी है जानवरों की और पेड़ पौधों की जो हमारे भारत के अलावा और दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो सोच सकते हो हमारा भारत मतलब इसकी जैव विविधता जो है ये कितना संपन्न देश है हमारा देश। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.5% हिस्सा भारत में है। तो हमारे पूरी दुनिया का भौगोलिक क्षेत्र जो है यानी कि रहने लायक जो जगह होती है उसका लगभग 2.5% हिस्सा भारत में है, और 1.8% वन क्षेत्र यानी जंगल का क्षेत्र जो होता है वो भारत में है। यानी दुनिया का जंगल के क्षेत्र का 1.8% भारत में है, और घरेलू मवेशियों की जो आबादी है उसका 18% हिस्सा हमारे भारत में है। तो हमारा भारत देश कितना संपन्न देश है फ्रेंड्स।
भारत के 62% उभयचर प्राणी व 18% पौधे स्थानिक हैं। यानी कि हमारे भारत के अंदर पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जो उभयचर प्राणी हैं, इनकी 62% प्रजातियां हैं, यानी कि 62% प्राणी हमारे भारत में पाए जाते हैं और 18% पौधे ऐसे हैं जो हमारे भारत के अलावा और दुनिया में कहीं पाए ही नहीं जाते, वह विश्व के अन्य किसी देश में नहीं पाए जाते हैं। ओके, भारत में IUCN के आंकड़ों व रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवों की 91,000 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद है। तो IUCN एक संस्था है, एक संघ है, जिसमें कि बताया गया है कि आज के टाइम पे उनके आंकड़ों और उनकी रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत के अंदर 91,000 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। कितनी फ्रेंड्स? 91,000 से ज़्यादा। वो 92,000 भी हो सकती है, 93,000, वो कितनी भी हो सकती है। दुनिया के संपूर्ण फूल वाले पौधों की 6 से 7% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी फूल वाले पौधे पाए जाते हैं, उनमें से 6 से 7% जो प्रजातियां हैं वो हमारे भारत में पाई जाती हैं। जंगली पादपों व प्राणियों के अलावा फसली पौधों की भरपूर प्रजातियां भारत में मौजूद है। अब जंगली पेड़ पौधे, पादप यानी कि पेड़ पौधे, और प्राणियों के अलावा फसली पौधे यानी कि जो फसल जो हम उगाते हैं, फसली पौधों की भी भरपूर प्रजातियां हैं हमारे भारत के अंदर। भूमंडलीकरण और निजीकरण के कारण भारत की अनेकों पादप प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। तो क्या है फ्रेंड्स? भूमंडलीकरण, निजीकरण ऐसी दो प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण हमारे भारत की इतनी अनेकों ऐसी पेड़ पौधों की और प्राणियों की प्रजातियां हैं जिनको आज विलुप्त होने का खतरा हो गया है, जिनके ऊपर बिल्कुल खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत में अभी तक पेड़ पौधों की 45,500 से ज़्यादा प्रजातियों की खोज हो चुकी है। यानी कि हमारे भारत के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं, अभी तक उनकी 45,500 से ज़्यादा प्रजातियां पहचानी जा चुकी हैं। भारत में स्तनधारियों की 350, पक्षियों की 12 और सरीसृप की 453 यानी 453 प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे भारत के अंदर स्तनधारी होते हैं फ्रेंड्स मैमल्स, यानी जो फीडिंग करा सकते हैं, अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं और उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, तो ये पहचान होती है स्तनधारियों की। तो भारत के अंदर जो स्तनधारी है उनकी 350 प्रजातियां और पक्षियों की 12 और सरीसृप यानी कि कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह जो होते हैं, इनकी 453 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कीटों की 50,000 प्रजातियां, कीट यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनकी 50,000 प्रजातियां, तितलियों की 13,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था भारत में जैव विविधता, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जो पेड़ पौधे और पशुओं की प्रजातियों की दृष्टि से विश्व के दूसरे क्षेत्रों से विशिष्ट यानी कि अलग होते हैं, उन्हें जैव भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी पाई जाती है, पेड़ पौधों की, पशुओं की ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और मतलब अलग तरीके से उन्हें देखा जाता है, तो वो जो जगह होती है उनको जैव भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जलवायु व स्थलाकृतियों के कारण वनस्पति व जंतुओं की प्रजातियों में विविधता दिखाई देती है। तो हमारे भारत के अलग अलग जगह हैं फ्रेंड्स ऐसी जहाँ पर अलग अलग जलवायु और उनकी वहाँ की स्थलाकृति यानी कि जमीन की जो बनावट वगैरह होती है, उनकी वजह से, उनके कारण वनस्पति यानी पेड़ पौधे और जानवरों की जो प्रजातियां होती हैं उनमें अंतर दिखाई देता है। मैंने बताया था आपको, अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं वो अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से रहती हैं। कोई प्रजातियां ऐसी होती हैं जो गर्मी सहन कर सकती हैं, कोई ऐसी होती है जो ठंड में रहती हैं, तो कोई ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, कोई ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्हें कोई भी टेम्परेचर चलता है। तो ना इस तरीके से अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग वनस्पति और जंतुओं में जो है विविधता दिखाई देती है। जैव भूगोलवेत्ताओं ने भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। तो जो जैव भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने फ्रेंड्स हमारे पूरे भारत देश को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया है। तो अब देखते हैं वो कौन से क्षेत्र हैं। तो अब जैव भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख से
हिमालय के लाहौल स्फीति में स्थित है। तो ये लद्दाख में स्थित है और ये भारत का 5.7% भूभाग है, यानी कि ये 5.7% भूमि का हिस्सा है ट्रांस हिमालय, जहाँ पर अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। सेकेंड है हमारा तटीय क्षेत्र। ओके, तो भारत के इस क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति व जंतुओं में घड़ियाल, डॉल्फिन आदि की बहुलता है। तो ये जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्र, यहाँ पर इस क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और जानवरों में घड़ियाल और डॉल्फिन आदि की बहुत ज़्यादा बहुलता है, यानी कि इनकी ज़्यादा मात्रा है। बंगाल की खाड़ी के पास सुंदरबन में विशेष बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो बंगाल तटीय क्षेत्र के अंदर बंगाल की खाड़ी भी आती है, तो उसके पास जो है सुंदरबन में अलग तरीके के बहुत बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर और किसी देश में पाए भी नहीं जाते हैं फ्रेंड्स। थर्ड है हमारा हिमालय। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का कश्मीर से असम तक भाग जो भारत के भूभाग का 7.2% हिस्सा है। तो हिमालय जो है ये पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जो कश्मीर से असम तक का है और ये भारत के भूभाग का 7.2% हिस्सा है। यानी कि हिमालय जो हिस्सा है, हिमालय जो जगह है, जो कि जैव भौगोलिक क्षेत्र है हिमालय, ये कश्मीर से लेकर असम तक है और ये 7.2% भूभाग का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा उत्तर पूर्व भारत। क्या है फ्रेंड्स? उत्तर पूर्व भारत। तो इस 5.2% भूमि पर गैर हिमालयी पर्वतमाला है। तो ये भारत की 5.2% भूमि का हिस्सा है और इस पर गैर हिमालयी पर्वतमाला है और यहाँ अलग अलग तरीके की यानी कि विविध प्रकार की वनस्पतियाँ और पशु पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स वो है मरुस्थल। तो भारत का लगभग 6.9% भूभाग रेगिस्तान है। तो हमारे इंडिया का, हमारे भारत का 6.9% हिस्सा जो है फ्रेंड्स वो लगभग रेगिस्तान है, यानी कि मरुस्थल है। इसमें पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तान के अलावा उत्तर भारत का ठंडा रेगिस्तान भी शामिल है, यानी हमारे भारत के अंदर गर्म रेगिस्तान के साथ साथ ठंडा रेगिस्तान भी शामिल है। तो गर्म रेगिस्तान में अलग तरीके की विविधता पाई जाती होगी फ्रेंड्स। वहाँ पे ऐसे जानवर जैसे कि ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट जो होते हैं वो गर्मी सहन कर लेते हैं और वो रेत पर चल पाते हैं और उन्हें पानी भी इतना नहीं लगता है। और वहाँ पर कैक्टस वगैरह के पेड़ पौधे उगते हैं, क्योंकि इस तरीके वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे पानी का जो पानी की जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है, तो वो पानी को बहुत कम बर्बाद करते हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो अब बात आती है ठंडे रेगिस्तान की। तो यहाँ पे ऐसे जानवर या फिर ऐसे पेड़ पौधे होते होंगे जो ठंड सहन कर लेते होंगे, जिनसे गर्मी सहन नहीं होती होगी। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 300 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर 300 से ज़्यादा छोटे मोटे द्वीप हैं जिनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है और ये भारत का 0.03% हिस्सा है और इनके अंदर भी अलग अलग तरीके की प्रजातियां, जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो गिर क्षेत्र के शेर यहाँ की प्रजाति हैं, यानी कि गिर जो इलाका है वहाँ के जो शेर है वो वहाँ की प्रजातियाँ हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र की। और ये क्षेत्र जो है घास और यूफोर्बिया झाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये घास से और यूफोर्बिया एक झाड़ी, एक प्रजाति है झाड़ियों की, उनसे घिरा हुआ है और यहाँ कई तरीके की वनस्पतियाँ स्थानिक रूप से पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो भारत में इस जगह के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते और किसी दूसरे देश में भी नहीं पाए जाते हैं। 8th जो हमारे जैव भौगोलिक क्षेत्र है फ्रेंड्स वो है पश्चिमी घाट। तो भारत की सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो इसी जगह पर पाई जाती है और इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो जो पश्चिमी घाट जगह है इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी कि जीवों में वैरायटी पाई जाती है, इसलिए इस जगह को जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फ्लाइंग गिलहरी, लायन टेल्ड मकाक वो यहाँ के स्थानिक जीव है, यानी कि ये जो जीव है वो ऐसे जीव हैं जो भारत में पश्चिमी घाट के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे और दूसरे देशों में भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा दक्कन प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें देश का 15.6% भाग शामिल है और यहाँ काली और लाल मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ की मिट्टी के हिसाब से यहाँ अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और जो हमारा
10th भौगोलिक क्षेत्र है, जैव भौगोलिक क्षेत्र है, वो है गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा बनाए गए थे, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है ये इन दोनों नदियों की प्रणालियों द्वारा बनाए गए थे। और सुंदरबन के जंगल जो है वो भी इन्हीं में स्थित है। और यहाँ 11% काली व लाल मृदा पाई जाती है, यानी कि पूरे भारत में जितनी भी काली और लाल मिट्टी पाई जाती है उसकी 11% काली और लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा आज का फर्स्ट पार्ट था हमारे यूनिट 4 का, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने की। और आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।